नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। गुरुग्राम में एक बार फिर नमाज को लेकर बवाल होता नजर आ रहा है। खबर है कि कुछ शरारती तत्वों ने नमाजियों पर हमला किया है। इस मामले में बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि हमला करने की कोई वजह अभी तक साफ नहीं है। शरारती तत्वों की तलाश जारी है, तथ्यों की जांच की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, ये घटनाएं अब आम हो गई हैं। हाल ही में गुजरात में गरबा खेलने के दौरान ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई। फिर उत्तर प्रदेश से भी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी का मामला। और अब ये क्या है पूरा मामला? देखिए, गुड़गांव में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जब नमाज को लेकर वहां पहले भी काफी बवाल हुआ है। लेकिन बुधवार को जो पटौदी के पास घोड़ा कला गांव है, वहां पर मुस्लिम परिवारों के 4 घर हैं और उन्होंने पास में ही एक मस्जिद बनी हुई है। उसी मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। उसी वक्त आरोप है कि भीड़ वहां पर आई और पहले नमाजियों को पीटा, नमाज करने से मना किया। उसके बाद जो हॉल था मस्जिद का, उसमें ताला लगा दिया और नमाजियों को बाहर निकाल दिया। तो ये जो पूरी भीड़ थी, ये मारपीट करने के बाद वहां से लोग गायब हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने एक हमलावर का मोबाइल वहां से बरामद किया है, लेकिन बाकी हमलावर कौन है, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। हालांकि जो नमाजी हैं, उन्होंने अपनी शिकायत में कुछ लोगों के नाम लिखाए हैं जो कि उनकी पहचान के हैं, जिसमें राजेश चौहान है, अनिल भदौरिया है, ऐसे ही कुछ और नाम है। हालांकि ये किसी संगठन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इसको लेकर भी कुछ साफ नहीं है। तो गुड़गांव पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पूरी घटना बुधवार शाम की है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद भी अब तक गुरुग्राम पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। जी मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। पुलिस की तरफ से क्या बयान आया है वो आपको सुनाते हैं। कल रात को कुछ शरारती तत्वों ने एक समुदाय विशेष की पूजा स्थल में जाके और वहाँ पे कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की और वो की मारपीट की है, जिसके संबंध में हमने थाना बिलासपुर में केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। हम जो भी उसमें शामिल लोग थे उनकी तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उन शरारती तत्वों को हम गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, जैसे कि आपने बताया 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और आरोपियों के नाम सामने हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कुछ आरोपी हैं जिनके नाम जो शिकायत करता है उन्होंने अपने FIR में लिखवाए हैं, लेकिन इसके बाद भी गुरुग्राम पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या आरोपी किसी संगठन से जुड़े हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी अभी साफ नहीं है। तो निश्चित तौर पर गुरुग्राम पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आरोपी नामजद होने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है, इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो इसको लेकर कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी मुकेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरुग्राम में एक बार फिर नमाज को लेकर बवाल होता नजर आ रहा है। खबर है कि कुछ शरारती तत्वों ने नमाजियों पर हमला किया है और अब तक किसी भी आरोपी की जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। वहां से पुलिस उन्हें ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने ले गई और तकरीबन 3 घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस सबके चलते अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पटेलों से नफरत करती है। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। गुरुवार दोपहर करीब 2:15 बजे आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये गोपाल इटालिया के साथ पहली घटना नहीं है। ऐसे कई वीडियो जारी कर करके रोज नए नए मामले खड़ा करके उसके खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधान नरेंद्र मोदी। दरअसल गोपाल इटालिया पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक वीडियो में
प्रधानमंत्री को गाली दी है। इसी संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने गोपाल इटालिया को नोटिस जारी करके बुलाया था। गोपाल इटालिया गुरुवार दोपहर समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन इसी को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आपत्ति की। आप कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने और गोपाल इटालिया पर ट्वीट करके कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप लगाया और पुलिस बुला ली। इनके सपोर्टर्स ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की। मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है। तो वहीं गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि आयोग की अध्यक्ष उन्हें धमका रही हैं और जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। इसके बाद पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में तो लिया, लेकिन 3 घंटे तक ये नहीं पता चला कि गोपाल इटालिया को कहां रखा गया है। तो ये सरिता विहार थाना है, लेकिन यहाँ पर गोपाल इटालिया नहीं है। तो लगभग 1 घंटे ज्यादा का समय हो चुका है जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। गोपाल इटालिया कहाँ हैं ये हमें नहीं पता चल पाया है। ये ना आम आदमी पार्टी के जो लीगल सेल है, जो वकील हैं आम आदमी पार्टी के, इनको कहीं पता चल पाया है, और ना ही अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहां पर हैं। इसके बाद शाम करीब 5:15 बजे गोपाल इटालिया को दक्षिण दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना से छोड़ा गया। पूरी भाजपा पार्टी पटेलों के खिलाफ साजिश करने में लगी है। पहले भी बीजेपी पार्टी ने गुजरात में पाटीदारों पे गोलियां चलवाई, 14 लड़कों को ऊपर गोलियां चलवाई, मार दिया। फिर काफ़ी लड़कों के ऊपर मुकदमे करके सारों को जेल में बंद कर दिया। फिर बीजेपी को लगा कि इतनी गोलियों से किसी को मार दिया, किसी को जेल में बंद कर दिया, फिर भी ये गोपाल इटालिया बच के कैसे निकल गया, कैसे पाटीदार का लड़का पार्टी का अध्यक्ष बन गया। तो ये चिढ़ते हैं पाटीदारों से, पटेलों से चिढ़ते हैं। देखिए, हालांकि बीजेपी अभी भी इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। ऐसे व्यक्ति की जगह गुजरात या कहीं होने की बजाय जेल में होनी चाहिए, जिसको जेल पहुंचाया गया है। और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सिर्फ जमानत नहीं जब्त होगी, उनको नोटा से भी कम वोट मिलने वाले हैं। और यही बौखलाहट, यही फ्रस्ट्रेशन अरविंद केजरीवाल जो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन अपनी बातों में दिखा रहे, वो जाहिर हो रहा है। फिलहाल बीजेपी गोपाल इटालिया के दूसरे पुराने वीडियो भी खोजकर ला रही है, ताकि आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया जा सके। दिल्ली से प्रियांशु शर्मा के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं हिजाब बैन को लेकर सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, लेकिन गुरुवार को फैसला तो आया, लेकिन मामला और उलझ गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया। जस्टिस गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में मतभेद है। बेंच ने फैसले पर एक राय न होने के बाद निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए। अब यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस इस मामले में किसी बड़ी बेंच को लिस्ट करेंगे। वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ नहीं है, ऐसे में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के तहत हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। देखिए निहाल किदवई की रिपोर्ट। हिजाब पर पाबंदी के मसले पर देश की सर्वोच्च कोर्ट का फैसला एक से बटा हुआ रहा, लिहाजा यथास्थिति बनी रहेगी। कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी का फैसला लागू रहेगा। आज का रूल्स के लिए कोई समस्या है नहीं। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय निर्णय दिया था, उस निर्णय को अभी वैलिड है। इस कारण से सरकार ने क्या क्या सर्कुलर हम लोग दिया था, वो सर्कुलर के अनुसार ही हम लोग आगे वी आर गोइंग टू रन दिस क्लासेस। ये पूरा मामला पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ, जब हिजाब पहने कुछ लड़कियों को 11वीं और 12वीं यानी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद एक ओर हिजाब का विरोध और दूसरी ओर हिजाब का समर्थन तेज हो गया।
यहाँ तक कि इस मुद्दे पर प्रदर्शन हुए और हिंसा तक हुई। टकराव और विवाद बढ़ा तो मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया। मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन वहां 2 जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर बटा हुआ फैसला सुनाया है। स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर नए सिरे से एक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दोनों ही पक्षों की अपनी दलील है और जीत की उम्मीद भी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई, जिसे लेकर अब यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस मंगलवार को बिना वारंट सादे कपड़ों में एक अपराधी को पकड़ने के लिए उत्तराखंड गई, जहां बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के घर पर मुठभेड़ हुई। यूपी पुलिस अपराधी को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन गोलीबारी में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हैं। देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये चिता 28 साल की गुरप्रीत कौर की है। गुरप्रीत कौर उत्तराखंड के जसपुर के ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह की पत्नी थी। पूरे जसपुर में मातम है। गुरताज सिंह के घर में उन्हें ढांढस देने वालों का तांता लगा हुआ है। गुरताज सिंह का कहना है कि मंगलवार की शाम यूपी पुलिस के लोग सादी वर्दी में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से यहां आए और एक अपराधी को पकड़ने के नाम पर उनके घर के अंदर घुस गए। जब गुरताज सिंह ने पुलिस से बाहर आकर बात करने को कहा तो यूपी पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें गुरताज की पत्नी की मौत हो गई। गुरताज का ये भी दावा है कि उनकी तरफ से न गोली चली है और न किसी पुलिसकर्मी को पीटा गया है। गुरताज के घर के बाहर यूपी पुलिस की गाड़ी अब भी बुरी हालत में खड़ी है, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है। फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें गोली चलने की आवाज है। इस वीडियो में यूपी पुलिस सिविल कपड़ों में पिस्टल के साथ नजर आ रही है। गोली नहीं चली उनके ऊपर, कुछ नहीं है। उनका एक फायर हुआ है, उसके बाद उन्होंने जाते समय 1-2 हवाई किए हैं और उनकी सीधी जो पहला फायर हुआ है वो सीधा उसके लग गया। आपकी पत्नी के लग गया। हाँ, पहली गोली उनके लग गई और उसके बाद हम उसे उठा के मैं संजीवनी हॉस्पिटल ले गया, तो वो जो पुलिस वाले 4 लोग हमने पकड़ के उन्ना पुलिस को दे दिए। जब वो यहाँ से भागे, उन्होंने जो जाके वहाँ पे बताया, उन्होंने तुरंत उस कॉन्फ्रेंस कर दी। उनको जब दिन में यहाँ की कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ के डीजी साहब ने, एसएसपी साहब ने, सब ने यहाँ पे पूरी फोरेंसिक जांच कराई। उन्होंने हर चीज़ का जायजा लिया, चेक किया। इनके वाइपन मिले, जिस वाइपन से इंजरी हुई है वो पिस्टल यहाँ मिला, उसका खोखा यहाँ मिला, इनकी गाड़ी यहाँ मिली, इनके 4 फोन यहाँ मिले। और सारी घटना, हम तो इनके यहाँ नहीं गए थे, यही हमारे घर पे आए थे। कोई इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन यूपी पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस का कहना है कि वो एक अपराधी का पीछा करते हुए जसपुर में ब्लॉक प्रमुख के घर पहुंची। 50,000 का इनामी बदमाश यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद यूपी के पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया गया, उनके साथ मारपीट हुई, उन पर गोली भी चलाई गई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। जिस घर में ये था उस घर में ये अपराधी गया, उसको पीछे पीछे पुलिस गई और वहाँ पे अपराधी को पकड़ा। उसके बाद जो घर के निवासी थे उन्होंने उसको छुड़ाने का प्रयास किया, उसको छुड़ा लिया, उसको भगाया। उसके बाद जो हमारी पुलिस है उसको बंधक बना के उनके साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने के बाद उनको गोली मारी गई है। 6 लोग हैं जो सीरियसली इंजर्ड हैं, राइट नाउ अभी अस्पताल में हैं। इसमें से 2 को गन शॉट इंजरी है, इसमें से एक का भी ऑपरेशन होकर वो ओटी से निकला। उधर उत्तराखंड पुलिस इस मामले में यूपी पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रही है। उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस के कर्मियों के खिलाफ गुरप्रीत कौर की हत्या का केस दर्ज कर लिया है। यूपी पुलिस की पूरी लापरवाही है। यूपी पुलिस जो है यहाँ पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं।
और उन्होंने जो है, एक तो यहाँ महिलाएं है, ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती है। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। इस पूरे प्रकरण में यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने है। यूपी पुलिस अपराधी को तो पकड़ नहीं पाई, बल्कि एक निर्दोष महिला की हत्या का आरोप उसके सिर लग गया है। भारतीय कानून में नियम कायदे हैं कि अगर दूसरे राज्य जाते हैं छापेमारी करने तो आप वारंट लेके जाएं, लोकल पुलिस को बताएं, उसको साथ लेके जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ भी इसमें फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रामा हो गया कि दोनों पुलिस एक दूसरे पर मुकदमे कर रही हैं। और ये तो चलिए छोटी बात है, एक निर्दोष की मौत हो गई है। अगर यूपी पुलिस नियम कायदे फॉलो करती तो शायद गुरप्रीत जिंदा होती, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। जसपुर में सहयोगी कनन पात्रा, अनवर और वेदांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर महाराष्ट्र से। अंधेरी पूर्व से उपचुनाव लड़ने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बीएमसी से शुक्रवार सुबह 11 बजे तक इस्तीफा पत्र सौंपने का आदेश दिया है। शुक्रवार के दिन अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है। सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। बीएमसी कर्मचारी ऋतुजा लटके अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए समय पर नामांकन कर पाएंगी। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वो शुक्रवार सुबह 11 बजे तक ऋतुजा लटके का इस्तीफा पत्र स्वीकार कर लें। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर ही ऋतुजा चुनाव लड़ सकती हैं और शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है। वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। अदालत में ऋतुजा लटके की ओर से कहा गया कि पहले 2 सितंबर और बाद में 3 अक्टूबर को इस्तीफा पत्र दिया गया, लेकिन उनके पत्र को बीएमसी ने मंजूर नहीं किया। 1 महीने का वेतन भी बीएमसी में जमा करवाया गया है और उनका कोई बकाया नहीं है। केवल राजनीतिक कारणों से उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जा रहा है। जबकि बीएमसी के वकील ने दलील दी कि ऋतुजा लटके का 2 सितंबर का पत्र सही फॉर्मेट में नहीं था। बीएमसी को पत्र 3 अक्टूबर को मिला। बीएमसी कमिश्नर 30 दिन के भीतर इस पर फैसला करेंगे। हमें 12 अक्टूबर को ऋतुजा लटके के खिलाफ एक शिकायती पत्र मिला है, जिसकी जांच की जानी है। दोनों ओर की दलील सुनने के बाद अदालत ने बीएमसी को इस्तीफा पत्र देने के आदेश दिए। मुझे ऐसे उम्मीद थी कि मैं एज अ एम्प्लॉय आप सब मुझे हेल्प करोगे और ये निवडणूक के लिए मुझे आपसे ही सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और मशाल या चिन्हावरच मी निवडणूक लढविणार। उनको जो परमिशन चाहिए थी कॉर्पोरेशन की कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करके दो, तो वैसा कोर्ट ने बोला है कल 11 बजे तक उनको वो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो साहब है उनको बोला है कि उनको एक फॉर्मल एक रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर उनको देने के लिए कोर्ट ने बोला है। अदालत से मिली राहत के बाद उद्धव ठाकरे ने इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रत्येक गोष्ट आपल्याला कोर्टात जावं लागते, मैदान मिळा, हर काम के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। अरे हिम्मत है तो मैदान में आओ ना। मैदानात या ना तुम्ही। माझी तर तयारी आहे। मैं तो मैदान में हूँ, आओ एक मंच पर और हो जाने दो। आम्हाला मैदान कसं मिळणार नाही ह्याच्यापेक्षा मैदान दोघांनी मिळून एकत्र या, एका व्यासपीठावरती येऊ, एका मैदानात येऊ आणि होऊन जाऊ दे काय व्हायचं ते। शुक्रवार का दिन उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। उद्धव ठाकरे की ओर से कोशिश होगी कि शुक्रवार के दिन भी शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन पत्र भरा जाए, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल होंगे। जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से अब तक प्रत्याशी कौन होगा, इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। मुंबई से प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़कर तिरंगा और कांग्रेस का झंडा लहराया। राहुल के साथ कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद थे। और सिटी सेंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस दिवाली पर कैसे चीन के सामान का धंधा होगा मंदा।
इस साल दिवाली में भारतीय बाजार में चीन के सामान का धंधा मंदा रहने वाला है। दुकानदार मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे लेकर भारतीय व्यापारियों के बड़े संगठन CAIT का अनुमान है कि चीन को इस दिवाली सीजन में करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। देखिए परिमल कुमार की रिपोर्ट। दिवाली का बाजार सज चुका है, खरीदारों की भीड़ भी है, लेकिन बाजार में चीन के सामान की पहले जैसी भरमार नहीं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के दुकानदारों के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक इस दिवाली सीजन में भारतीय बाजार से चीन को करीब 60,000 करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। ये केवल बात है उन आइटम्स की जो दिवाली त्योहार की पूजा से या घर की साज सज्जा से या दिवाली से संबंधित है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूं तो 2022 यानी कि इस वर्ष हमको उम्मीद है कि हम चाइना को लगभग 60,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान देंगे। समय के साथ साथ भारतीय बाजार ने स्वदेशी सामान पर भरोसा दिखाना शुरू किया है। यही वजह है कि चीन को भारतीय बाजार से लगने वाला झटका साल दर साल बढ़ रहा है। 2021 में चीन को दिवाली पर भारत से 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2020 में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान था। पहले माल आता था चाइना से, लेकिन अब जो है काफी माल जो है अपने ज्यादातर माल जो 90% कह लीजिए माल इंडिया में बन रहा है। देखिए जैसे ये मुर्गा का प्रोडक्ट है, कॉक ब्रांड का प्रोडक्ट आ गया। ये देखिए मेरा भारत मान, मतलब ज्यादातर जो प्रोडक्ट है ये इंडिया में बन रहे हैं और इंडिया की लाइट है। ये बहुत अच्छी लाइट चल रही है, ड्यूरेबल भी है। जैसे चाइना का पहले माल आता था, अच्छा नहीं निकलता था, लोग शिकायत करते थे, लेकिन अब बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ज़्यादातर अपना बनवाते हैं और हम इंडियन आइटम ही बेचने में जो है बिलीव करते हैं और इंडियन प्रोडक्ट ही बेचते हैं। पहले भी मार्केट का हाल ठीक था, इस साल थोड़ा बारिश में मौसम की वजह से खराब हुआ, बाकी पोजीशन ठीक है। अगर प्रभु ने चाहा तो जो भी स्टॉकेज है वो निकल जाएंगे। तो चाइना प्रोडक्ट सर हम देखते लिए शुरू से लेंगे, कोशिश अपनी रहती है कम बिके, इंडिया प्रोडक्ट। कैट 40,000 व्यापारियों का संगठन है और इससे देश के करीब 8 करोड़ व्यापारी जुड़े हैं। कैट के मुताबिक इस दिवाली सीजन में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के व्यापार की संभावना है। पिछले साल इस सीजन में 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था। वहीं 2020 में 72,000 करोड़ रुपए और 2019 में 60,000 करोड़ का। अब तक चीन के सामान से जगमगाती दिवाली धीरे धीरे स्वदेशी सामान से रोशन होती दिख रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और आज देश के कई हिस्सों में लोग करवा चौथ का त्योहार मनाते नजर आए। राजनीति की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक इस त्योहार का रंग नजर आया। कटरीना कैफ, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और नीलम कोठारी समेत कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां करवा चौथ का त्योहार मनाती नजर आई। अभिनेता अनिल कपूर के घर हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी मौके पर ये सभी अभिनेत्रियां त्योहार के इस जश्न में शामिल हुई हैं।